तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, भारतीय संविधान को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग क्या किए थे, भारतीय संविधान के बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम लोग क्या किया था, देखा था कैसे अखंड भारत बना था, ठीक है, कैसे अखंड भारत टूट गई, समझ में आई बात। अभी जो है ना हमारा देख लीजिए कहां से स्टार्ट होता था, अफगानिस्तान से लेकर के, और यह जो है ना जी म्यांमार तक चल जाता था अखंड भारत। लेकिन आज देखिए, एक मिनट, ठीक है, तो आज जो है ना हम लोग क्या देखेंगे, भारतीय संविधान को स्टार्ट करेंगे। भारतीय संविधान की क्या थी बेसिक बात को हम लोग बता दिए थे, ठीक है। तो मेरे दोस्त बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। और यह सिलेक्शन सीरीज क्या होगी, जीके जीएस की अंतिम कील होगी, ठीक है। तो हमने दो क्या किया है, क्लास ले लिए हैं पॉलिटिकल साइंस पर, वह भी क्या है जी सफिशियंट है किसी एग्जाम को पास करने के लिए, ठीक है। उतना यदि आप बात जानते हैं तो अच्छी बात है। आज जो है हम लोग क्या करेंगे, भारतीय राज व्यवस्था मतलब कि इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी कहने का मतलब है कि भारतीय राज व्यवस्था, ठीक है। अब इस इंडियन पॉलिटी में सुनो कितने भाग है, तो मेरे दोस्त भाग जो है ना यह 22 गो है। उसके बाद में अनुच्छेद कितने हैं, अनुच्छेद का मतलब होता है कि पेज नंबर, ठीक है। आर्टिकल लिखो ना, अनुच्छेद मतलब आर्टिकल, जैसे 1 2 3 4 बंद करो अत्याचार, ठीक है। तो अनुच्छेद कितना है, तो अनुच्छेद जो है वह 395 गो है। और भाग का मतलब होता है लेसन, लेसन कितने हैं, तो लेसन जो है ना 22 गो है। उसके बाद में और लिखो अनुसूची कितने हैं, यह सब बात कल बता दिए थे। अनुसूची जो है ना 12 गो है वर्तमान में। और मूल संविधान में कितना था, तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, मूत लिखा गया जी। मूल संविधान में कितना था, तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, समझ में आई बात। उसके बाद में अगला अनुसूची हो गया 395 आर्टिकल हो गया। अच्छा कोई कहता है ना जी कि 470 आर्टिकल हो गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, उससे पूछना ना कि बताओ 396 आर्टिकल क्या कहता है, तो वह चुप हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आ रही है बात। वह केवल बुद्धू बना रहा है, उसको खुदे पता नहीं है ना कि 396 आर्टिकल कहता क्या है, ठीक है। तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और वर्तमान में कितने हैं, तो 12 अनुसूची है, समझ में आई बात। उसके बाद में अब भाग संख्या 1 को देखेंगे। ऐसे तो कल वाला क्लास में भाग संख्या 1 दिखा ही दिए थे, लेकिन मेरे दोस्त एक काम करो, भाग संख्या 1 देखने से पहले क्षेत्रीय परिषद थोड़ा सा छूट गया था और गलतियां थोड़ा सा हो गई थी वहां पर, ठीक है। क्षेत्रीय परिषद को देखो, रीजनल काउंसिल का क्षेत्रीय परिषद, यहां से भी सवाल एक आध बार देखे हैं आते हुए। रीजनल काउंसिल, रीजनल काउंसिल, समझ में आई बात। सुनो रीजनल काउंसिल इसका जो है ना गठन कब होता है, तो गठन जो है ना 1955 में होता है। उसके बाद में अगला लिख लीजिए, इसका संशोधन जो है, संशोधन बोल रहा है, इससे संबंधित कानून कौन बनाता है, तो संसद बनाता है। संसद के कौन, गृह मंत्री। कानून कौन बनाएगा, तो कानून जो है ना वह संसद बनाएगी। संसद के कौन, तो गृह मंत्री बनाएगा, ठीक है, गृह मंत्री, समझ में आ रही है बात। संसद बनाएगा और संसद के कौन, तो संसद के गृह मंत्री बनाएगा। उसके बाद में क्षेत्रीय परिषद गठन 1955। उसके बाद में कानून कौन बनाता है, तो गृह मंत्री, गृह मंत्री के कौन, तो सांसद, ठीक है, सांसद। समझ में आ रही है बात, तो ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। उसके बाद में गठन हो गया, एक 1956 लिख दो जी, 55 बोल रहा है, 56। उसके बाद में क्षेत्रीय परिषद का देखो मुख्यालय वगैरह पूछ देता है, हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर का मतलब होता है मुख्यालय, ठीक है। हेडक्वार्टर का मतलब होता है मुख्यालय। तो यह हो गया नॉर्थ, यह हो गया साउथ, यह हो गया वेस्ट और यह हो गया ईस्ट। नॉर्थ का मुख्यालय कहां पर है, तो यह जो है ना दिल्ली में है, दिल्ली। उसके बाद में साउथ का मुख्यालय कहां पर है, तो यह जो मुख्यालय है ना वह आपका चेन्नई, ठीक है, चेन्नई होगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, तो यह जो है ना आपका बंबई, ठीक है, मुंबई लिखो ना, मुंबई, समझ में आ रही है बात, मुंबई। कल जो है ना शायद से हम गुजरात यहां पर लिख दिए थे। और उसके बाद में यहां कहां है, तो ईस्ट में जो है ना कोलकाता, ठीक है, कोलकाता। उसके बाद में मिडिल में क्या है जी, तो मिडिल में प्रयागराज, प्रयागराज, समझ में आई बात। तो ध्यान से मेरे दोस्त बात याद रखिएगा कि क्षेत्रीय परिषद का मिडिल का कहां पर है, सेंट्रल। तो मिडिल का सेंट्रल जो है ना हेडक्वार्टर प्रयागराज में है। और उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का मुख्यालय कहां पर है, तो नॉर्थ ईस्ट का मुख्यालय है आपका शिलोंग, मेघालय, ठीक है, शिलोंग हो गया। और उसके बाद में यहीं पर लिख लीजिए मेघालय बगल में, समझ में आई बात। उसके बाद में अब क्या देखेंगे, तो अब हम लोग देखेंगे भाग संख्या 1 को, ठीक है, संविधान का भाग संख्या 1। भाग संख्या में क्या लिखा गया है 1 में, तो राज्य एवं संघ की बात कही गई है, ठीक है। भारत में राज्य एवं संघ की चर्चा, राज्य एवं संघ की चर्चा, राज्य एवं संघ की चर्चा किसमें है, तो भारतीय संविधान के भाग संख्या 1 में है। अब अनुच्छेद नंबर 1 को देखेंगे। अनुच्छेद नंबर 1 में क्या लिखा गया है, तो भारत, इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, भारत राज्यों की क्या है, एक संघ है जी, ठीक है। भारत राज्यों का एक संघ है। संघ के बगल में लिख लीजिएगा यूनियन, ठीक है,
भारत राज्यों का क्या है, एक संघ है, भारत राज्यों का एक संघ है। यह अविनाशकारी राज्यों का क्या है जी, विनाशी संघ है। ठीक है, विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ है, यह बोलना चाहिए ना। नोट में लिख लो कि भारत अविनाशकारी, भारत विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ है, अविनाशी संघ है। समझ में आई बात। यह बात कहां लिखा गया है, तो यह बात जो है ना भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में लिखा गया है। और दूसरा लिख लीजिए कि भारतीय संविधान में हो गया आपका हिंदुस्तान, भारतवर्ष, आर्यवर्त, यह सब की चर्चा नहीं है। ठीक है, भारतवर्ष, उसके बाद में हिंदुस्तान, आर्यवर्त नहीं है। ठीक है, आर्यवर्त नहीं है। समझ में आई बात। तो भारतीय संविधान में भारतवर्ष, हिंदुस्तान, आर्यवर्त की चर्चा नहीं है। पूछ देता है जी कि क्या यह भारतीय संविधान में है, तो मान करके चलिएगा कि नहीं है। ठीक है, यदि रहता तो पूछता ही नहीं। समझ में आई बात। तो ऐसा नहीं कि हाँ सोचने लगिएगा। यदि पूछता है कि यह सब भारत संविधान में है, भारतीय संविधान में, तो कहिएगा कि ना है। यदि रहता तो आपसे पूछता ही नहीं, तुक्का लगा दीजिए। समझ में आई बात। तो भारत राज्यों का क्या है, एक संघ है। और यह अनुच्छेद नंबर 1 में लिखा गया है। आर्टिकल नंबर 2 में क्या लिखा गया है, तो नए राज्यों के प्रवेश की चर्चा है। नए राज्यों के प्रवेश की चर्चा। समझ में आई बात। एंट्री ऑफ न्यू स्टेट। ठीक है, नए राज्यों के प्रवेश की चर्चा किसमें है, तो नए राज्य के प्रवेश की चर्चा जो है ना, यह आर्टिकल नंबर 2 में है। जैसे कि आपको कल बताए थे ना कि भारतीय संविधान के जो मूल संविधान थे ना, उसमें 14 राज्य था, 6 यूनियन टेरिटरीज था। लेकिन अब 28 राज्य हो गया, 8 यूनियन टेरिटरीज, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो समझ लो कैसे मिला है। जैसे हम एक एग्जाम्पल में लिख देता हूं, क्या एग्जाम्पल में लिख देता हूं कि संविधान का 36वां संशोधन किया गया, 36वां संशोधन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 36 अमेंडमेंट एक्ट। समझ में आ रही है बात। संविधान का संशोधन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, CAA लिख दे, 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन करना। ठीक है, यह कहां से लिया गया है, तो भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आर्टिकल नंबर 368 और भाग संख्या 20 याद रखिएगा। 36वां संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया, तो यह जो है ना सिक्किम जो है ना, सिक्किम जो है 22वां राज्य बन गया। ठीक है, 22वां राज्य बन जाता है 36वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो नए राज्य के प्रवेश की चर्चा किसमें है, तो नए राज्यों के प्रवेश की चर्चा आर्टिकल नंबर 2 में है। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल नंबर क्या हो गया, 3। ठीक है, आर्टिकल 3 में क्या लिखा गया है, तो संसद जो है ना राज्य के नाम परिवर्तन कर सकता है, क्षेत्र परिवर्तन कर सकता है, उसकी सीमा अलग कर सकता है। ठीक है, यह पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं है, यह संसद के पास है। याद रखिएगा, सवाल आता है कि जो है किसी क्षेत्र का, किसी राज्य का क्षेत्र परिवर्तन, नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, यह करने की पावर किसके पास है, किसके पास शक्ति है, तो ऑप्शन नंबर ए पर ही राष्ट्रपति रहता है, और ऑप्शन नंबर बी पर रहता है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी पर रहता है प्रधानमंत्री, और ऑप्शन नंबर डी पर रहता है संसद। ठीक है, तो यह पावर जो है ना संसद के पास है। ठीक है, लिख दे, क्या लिखे, किसी राज्य के क्षेत्र परिवर्तन। ठीक है, क्षेत्र परिवर्तन हो गया, नाम परिवर्तन हो गया, नाम परिवर्तन। ठीक है, नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन की क्षमता लिखो या शक्ति की क्षमता संसद को है, संसद हम बोल रहे हैं जी, सांसद नहीं बोल रहे हैं। उस संसद में बैठे हुए मेंबर को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब कि सांसद कहा जाता है। समझ में आई बात, हम संसद बोल रहे हैं, पार्लियामेंट की बात बोल रहा हूं। तो किसी राज्य के क्षेत्र परिवर्तन, नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन की क्षमता किसके पास है, संसद के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं है। और जैसे कि एग्जाम्पल में लिख लीजिए कि जैसे नाम परिवर्तन में आप देख लीजिए मैसूर हो गया। ठीक है, मैसूर को हम लोग पहले क्या मैसूर बोलते थे, और अब क्या बोलते हैं, कर्नाटका। ठीक है, मद्रास, अब बोलते हैं तमिलनाडु। समझ में आ रही है बात। तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए मैसूर, अब इसका नाम क्या हो गया है, कर्नाटक। उसके बाद में मद्रास, अब इसका नाम हो गया है तमिलनाडु। उसके बाद में अगला तीसरा उत्तरांचल। ठीक है, उत्तरांचल, समझ में आ रही है बात। अब इसका नाम हो गया है उत्तराखंड, इसकी राजधानी है देहरादून। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, याद रखिएगा, पूछ देगा, कुछ पूछ सकता है। उत्तरांचल, उत्तराखंड, मैसूर, कर्नाटक, मद्रास, तमिलनाडु। उसके बाद में चौथा लिख लीजिए संयुक्त राज्य हम बोल रहे हैं, अमेरिका थोड़ी बोल रहे हैं, संयुक्त राज्य। अब इसको बोला जाता है यूपी, उत्तर प्रदेश। उसके बाद में उड़िया,
लिख लो पांचवा उड़िया, उड़िया को अब बोला जाता है उड़ीसा। अभी जो है ना केरल सरकार जो है ना यह प्रस्तावना में दिया है ना, प्रस्तावना संविधान में थोड़ी प्रस्तावित किया है ना कि केरल सरकार क्या करेगा, अब केरल का नाम करके केरलम कर देगा। समझ में आई बात? तो खैर बात की बात है, इतना बात समझ में आ गई कि किसी राज्य के क्षेत्र परिवर्तन, नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन करने की क्षमता किसके पास है? तो यह क्षमता मेरे दोस्त संसद के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं है। और आर्टिकल नंबर लिख लीजिए 4। राज्य एवं संघ की चर्चा कहां से है? तो 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद तक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद नंबर 4 में क्या लिखा गया है? तो 4 में लिखा गया है ना कि जब यह संसद क्या करेगी, इस आर्टिकल नंबर 2 और 3 का प्रयोग करेगी ना तो राष्ट्रपति जी बाधित रहेंगे। समझ में आई बात? तो आर्टिकल नंबर लिख लो 4। आर्टिकल नंबर 4, आर्टिकल 2 एवं 3 का प्रयोग करने पर राष्ट्रपति क्या रहेंगे? राष्ट्रपति बाधित रहेंगे, राष्ट्रपति बाधित रहेंगे। समझ में आई बात? ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति जो है ना लेकर के कमेटी बुला देंगे, कहेंगे कि ना कि आओ बताते हैं कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, तो राष्ट्रपति का यहाँ पावर जो है ना 0 हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान से समझते चलिएगा। अब भाग संख्या 1 खत्म हो गया, भाग संख्या 2 नागरिकता मिटा दें। चलो 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता। समझ में आ रही है बात? भारतीय राज्य व्यवस्था शुरुआत हो चुकी है और 4 क्लास काफी है खत्म करने के लिए। ध्यान से समझ लो। माँ तेरे हर बूंद की पसीना को मोतिया चमकाऊंगा, सपने बड़ा देखना, छोटा सपना अपराध होता है जी, अब्दुल कलाम सर कहे थे, ऐसा हम थोड़ी बोल रहे हैं। कलाम सर थे। जिंदगी में कभी भी मायूस मत होना, कभी भी तेरा नाम बन सकता है, अगर दिल में हो आग और हौसला है बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है। समझ में आई बात? बोलिए। तो अच्छा से पढ़ते चलिए। और मैं बोल चुका हूं कई बार कि यह सिलेक्शन सीरीज जो है जीके जीएस की अंतिम कील बनेगी, देख लीजिएगा। ध्यान से समझते चलिए, ठीक है। चलिए उसके बाद में अगला हेडिंग लगा लीजिए भाग संख्या 2। भाग संख्या 2 में आर्टिकल कहां से कहां तक लिखा गया है? तो यह आर्टिकल जो है ना अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक क्या है जी? भाग संख्या 2 में 5 से लेकर के 11 तक चलता है। भाग संख्या 2 में क्या बात लिखा गया है? तो नागरिकता की बात लिखी गई है, ठीक है। नागरिकता, सिटीजनशिप की नागरिकता की बात लिखी गई है, ठीक है। और भारत के संविधान में नागरिकता कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है। भारत में एक ही नागरिकता मिलेगी, ठीक है, दोहरी नागरिकता नहीं मिलेगी। समझ में आई बात? तो बाहर भारत में क्या है? एक ही नागरिकता की बात है। समझ में आई बात? तो नागरिकता यह कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद में एक ही नागरिकता की बात है, ठीक है। एक ही नागरिकता की क्या है जी? तो एक ही नागरिकता की बात है। समझ में आई बात? ब्रिटेन से लिया गया है नागरिकता। इसकी चर्चा जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो अरस्तु ने किया था। लिख लीजिए, चर्चा जो है ना सर्वप्रथम किसने किया था? अरस्तु ने किया था। जैसे कि आर्टिकल नंबर 5 में क्या लिखा गया है? तो 5 में लिखा गया है ना कि यह क्या करता है? नागरिकता को परिभाषित करता है। आर्टिकल नंबर 5 नागरिकता को परिभाषित करता है। नागरिकता को क्या करता है? नागरिकता को परिभाषित करता है, ठीक है, परिभाषित करता है। समझ में आई बात? आर्टिकल नंबर 5 अनुच्छेद नंबर 6 में लिख लीजिए। 6 में क्या है? तो 6 में जो है ना इसमें वही नागरिकता को परिभाषित करता है, या प्रारंभ में नागरिकता की बात, प्रारंभ में नागरिकता, ठीक है, प्रारंभ में नागरिकता की क्या है? बात की चर्चा करता है। समझ में आई? आर्टिकल नंबर 6, आर्टिकल नंबर 6 में क्या लिखा गया है? तो आर्टिकल नंबर 6 में लिखा गया है आपका कि पाक से भारत आए लोगों की क्या है? नागरिकता की बात कही गई है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? पाक से भारत आए लोगों की नागरिकता की बात लिख लो। पाकिस्तान, पाक से भारत आए लोगों की नागरिकता, ठीक है, भारत आए लोगों की नागरिकता। उसके बाद में 6 के बाद अगला लिख लो 7 में क्या लिखा गया है? 7 में लिखा गया है ना कि मान के चलो आजादी से पहले वह चला गया पाकिस्तान में और फिर से लौट करके भारत में आता है तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। यह 7 में लिखा गया है। 8 में लिखा गया है कि विदेशी नागरिकता ले लेता है, विदेशी में जा करके घूमने जाता है, उसके बाद में पर्यटन के लिए जाता है, इलाज कराने जाता है, शिक्षा के लिए जाता है, तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। ऐसा नहीं कि वह जो है ना वहां घूमने गया ना तो उस देश का नागरिक हो जाएगा। यह बात 8 में लिखा गया है। और 9 में क्या लिखा गया है? 9 में लिखा गया है ना कि दूसरे देश से नागरिकता लीजिएगा ना तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो आर्टिकल नंबर 9 लिख लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आई बात? दूसरे देश
की नागरिकता, क्योंकि यहाँ पर एक ही नागरिकता की बात है जी, एक ही नागरिकता की बात कही गई है, केवल और केवल भारत में एक नागरिकता आपको मिल सकती है। समझ में आई बात? भारत में जो है ना एक नागरिकता ही मिल सकता है, एक ही लिखिए या एकल नागरिकता लिखता है किताब में। एकल नागरिकता की क्या किया गया है, बात किया गया। समझ में आई बात? दूसरे देश की नागरिकता लेने पर समाप्त। ठीक है, आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, तो दूसरे देश की नागरिकता ले लीजिएगा तो आपकी नागरिकता हो जाएगी आपकी समाप्त। ठीक है, 9 उसके बाद में आर्टिकल नंबर 10 में क्या लिखा गया है, तो 10 में लिखा गया है कि देश से बगावत करिएगा ना तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, जैसा नहीं कि राष्ट्रपति जी जा रहे हैं और आप कहिएगा कि मुर्दाबाद, ठीक है, तब तो दिक्कत हो जाएगा, देश के खिलाफ बोलिएगा। समझ में आई बात? तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, 10 में लिखा गया है 10। ठीक है, 10 मतलब देश। ठीक है, समझ में आई बात? देश से बगावत करने पर नागरिकता समाप्त, करने पर नागरिकता क्या हो जाएगी, तो नागरिकता मेरे दोस्त समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में 10 के बाद आर्टिकल नंबर 11 में क्या लिखा गया है, तो 11 में जो है ना नागरिकता संबंधी संशोधन जो है वह कौन कर सकता है, तो नागरिकता संबंधी संशोधन जो है ना वह कर सकता है संसद। और संसद के कौन, तो गृह मंत्री जो है ना कर सकता है, गृह मंत्रालय लिख लो, आर्टिकल नंबर 11। ठीक है, इसका जो है ना नागरिकता संबंधी संशोधन की चर्चा है, नागरिकता संबंधी संशोधन की चर्चा। ठीक है, नागरिकता संबंधी संशोधन की चर्चा किसमें है, तो आर्टिकल संख्या 11 में। आज खाना खा लिया है ना, इसीलिए जो है ना जोश नहीं आ रही, मतलब कि पढ़ाने में जोश और कुछ नहीं समझना है। ठीक है, नागरिकता संबंधी संशोधन की चर्चा, ठीक है, किसमें है, तो आर्टिकल नंबर 11 में। और यह संशोधन कौन कर सकता है, तो यह संशोधन जो है ना पेने नहीं चल रहा है मार्कल। ठीक है, संशोधन की चर्चा किसमें है, तो आर्टिकल संख्या 11 में है, नागरिकता संबंधी संशोधन। और यह कौन कर सकता है, तो संसद के गृह मंत्रालय, संसद के कौन सा कर सकता है, तो गृह मंत्रालय जो है ना वह कर सकता है। लेकिन फिर भी लक्ष्य वही, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप कंटेंट संभाल लीजिए, बाकी हम तो संभाल ही लेंगे। ठीक है, उसके बाद में नागरिकता अधिनियम लिख लो, यही चीज निपटा देता हूं इसको। नागरिकता अधिनियम यह कब आता है जी, 1955 में आता है, लिख लीजिएगा। नागरिकता अधिनियम, भारत में नागरिकता कितने तरह से मिलेगी, ठीक है, तो भारत में नागरिकता 5 तरह से मिलेगी। ठीक है, चलो लिख देता हूं, नागरिकता अधिनियम लिख लीजिए। भारत में नागरिकता 5 तरह से मिलती है, 5 तरह से मिलती है। ठीक है, 5 तरह से मिलती है। कैसे मिलती है, तो पहला जन्म के आधार पर, उसके बाद में वंश के आधार पर, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, उसके बाद में तीसरा देशीकरण हो गया, उसके बाद में पंजीकरण हो गया, और उसके बाद में 5वां लिख लीजिए अर्जित भूमि। ठीक है, अर्जित भूमि। समझ में आई बात? भारत में नागरिकता 5 तरह से मिलती है, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, देशीकरण, पंजीकरण और उसके बाद में अर्जित भूमि। समझ में आई बात? उसके बाद में यह सब डिटेल में समझाया है जी, कहानी थोड़ी पूछता है, मेंस थोड़ी लिखने बैठे हैं। तो भारत में नागरिकता 5 तरह से मिलती है। उसके बाद में एक बात बता, यहाँ पर जो है ना 10 जनवरी 2019 को संशोधन किया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है, और उसके बाद में कहा गया ना कि अब जो है ना भारत में नागरिकता का क्या कर दी जाएगी, 11 वर्ष के बदले 5 वर्ष कोई रहता है ना तो भारत में नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, यह बात जो है वह लिखा गया। समझ में आई बात? तो लिख लीजिए। इसके संबंधी संशोधन जो है ना, संशोधन कब किया गया, तो 2019 में किया गया। और लागू कब हो जाता है, तो लागू जो है ना वह 10 जनवरी 2020 को यह क्या हो जाते हैं, लागू हो जाते हैं। और उसके बाद में नोट में बात लिख लीजिए। क्या लिखिएगा, एक बात समझ लीजिए, नागरिकता अधिनियम कब का है, 1955 का है। उसके बाद में 2019 में संशोधन किया गया और यह जो है ना 10 जनवरी 2020 को क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। ठीक है, जैसे कि 31 दिसंबर 2014 को कहा गया कि नागरिकता 5 वर्ष के बजाय, नागरिकता 11 वर्ष रहने के बजाय 5 वर्ष में दे दी जाएगी, 5 वर्ष में दे दी जाएगी। समझ में आई बात? दे दी जाएगी। जैसे सुनो कि बाप मतलब बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान,
यह जो है ना मुस्लिम कंट्री है, आपको भी पता है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यहाँ पर लोग आ गया, ठीक है। तो इसको नागरिकता कैसे मिलेगी? तो 31 दिसंबर 2014 को कहा गया ना कि अब जो है ना 11 साल पहले रहेगा ना भारत में, तब जाकर के नागरिकता मिलती थी, लेकिन यह 31 दिसंबर 2014 को कह दिया गया ना कि अब नागरिकता जो है यह मिल जाएगी 5 वर्ष के रहने पर, ठीक है। तो ये सब लोगों की कैसे मिलेगा? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये बात की बोल रहे हैं बात जी, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, उसके बाद में अगला बांग्लादेश, अफगानिस्तान हो गया, उसके बाद में पाकिस्तान हो गया, ठीक है। अब यहाँ से लोग आता है तो यह सबको नागरिकता कैसे मिलेगी? तो यह सबको नागरिकता जो है ना भारत में यदि 5 वर्ष रह लेगा तो नागरिकता दे दी जाएगी। अब हेडिंग लगा लीजिए, मौलिक अधिकार मिटा दें, बोलिए मौलिक अधिकार। चलिए, नागरिकता समझ में आ गई, इतना बात जान रहे तो काफी है। चलिए, मौलिक अधिकार, 1 मिनट बना रहिएगा, देख लेते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक आ रही है। अभी तो 20 मिनट का लेक्चर हुआ है, 20 मिनट में इतना बात बताने काफी रहे जी, ठीक है। हो सकता है कि लाइन कटे क्योंकि बारिश आ चुकी है, ठीक है, लेकिन फिर भी बना रहिएगा। मौलिक अधिकार, हेडिंग लगा लीजिए भाग संख्या 3, मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार। चलिए, मिटा दिए, मौलिक अधिकार भाग संख्या 3, भाग 3, भाग 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट की बात कहा गया है, मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है? तो यह आर्टिकल आपका 12 से लेकर के कहां तक है? तो 12 से लेकर के 35 तक है, लिख लो, 12 से लेकर के 35 तक। आर्टिकल नंबर 12, आर्टिकल 12 में क्या लिखा गया है? तो आर्टिकल 12 में लिखा गया है मौलिक अधिकार को परिभाषित करता है, ठीक है। मौलिक अधिकार को क्या करता है? परिभाषित करता है। लिख लीजिए, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार को परिभाषित करता है, मौलिक अधिकार को परिभाषित, मौलिक अधिकार को परिभाषित करता है कि आपको जो है ना क्या क्या मौलिक अधिकार जो है वह मिला हुआ है, ठीक है। घूमने की आजादी, रहने की आजादी, बोलने की आजादी, ठीक है, हवन करने की आजादी, पूजा करने की आजादी, सब कुछ आपको आजादी है, ठीक है। तो यही मौलिक अधिकार को परिभाषित करता है। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 12 के बाद आर्टिकल नंबर 13, अल्पीकरण की चर्चा, अल्पीकरण, अल्पीकरण की चर्चा, सुनो, अल्पीकरण की चर्चा। अल्पीकरण का मतलब क्या होता है? तो अल्पीकरण का मतलब होता है ना कि आप घूम सकते हैं, आप बोल सकते हैं, घूमने की आजादी, ठीक है, सभा करने, ये सब 19 में बताएंगे अभिव्यक्ति की आजादी में, ठीक है। अभिव्यक्ति की चर्चा 19 में किया गया है, लेकिन समझो अल्पीकरण इसमें लिखा गया है ना कि आप जो है ना घूम सकते हैं, आपको सब कुछ आजादी है, ठीक है। अल्पीकरण की बात कही गई है कि जहां घूमना है घूमिए, लेकिन जो है ना ऐसा नहीं कि आप अपने अल्पीकरण के चक्कर में दूसरे अल्पीकरण का क्या करिएगा? बर्बादी करिएगा, अर्थात अपना मौलिक अधिकार को ले लीजिएगा और दूसरा का मौलिक अधिकार छीन लीजिएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। मौलिक अधिकार को परिभाषित करता है, इसी में लिखा गया है ना जी कि संसद, संसद क्या कर सकती है? मौलिक, संसद यदि कोई कानून बना दे, संसद बोलते हैं, संसद, ठीक बोल रहा है, संसद हो गया, ठीक है। यदि कोई कानून बनाती है, ठीक है, और जिससे मौलिक अधिकार को क्षति पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा? उसको रद्द कर देगा, ठीक है। संसद, ठीक है, संसद यदि, यदि किसी कानून को बनाती है, यदि किसी कानून को बनाती है, बनाती है जिससे, जिससे मौलिक अधिकार, जिससे मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का हनन होता है, मौलिक अधिकार का हनन होता है, होता है तो सुप्रीम कोर्ट समाप्त कर देगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगी? सुप्रीम कोर्ट समाप्त कर देगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगी? तो सुप्रीम कोर्ट समाप्त कर देगी। और यह बात कहां लिखा गया है? तो आर्टिकल नंबर 12 में लिखा गया। अल्पीकरण की चर्चा, आपको घूमने की आजादी है, ठीक है। अल्पीकरण मतलब घूमने की आजादी, सब कुछ आजादी है जी, घूमने की आजादी, समझ में आई बात। जनरली यह बात जो है ना आर्टिकल नंबर 19 के ए में भी लिखा गया है, ठीक है, लेकिन अल्पीकरण का समझ लीजिए बात की घूमने की आजादी है, बोलने की आजादी है, जो करना है करिए, लेकिन जो है दूसरे का मौलिक अधिकार आप जो है वह नहीं छीन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में 13 हो गया। और क्या लिखिएगा? एक नोट में बात लिखोगे तो लिख लो, आर्टिकल नोट में क्या लिखिएगा कि हमारे पास कितने मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल जो है ना वो 6 मौलिक अधिकार है। पानी पड़ रही है लेकिन गर्मी कम नहीं हो रही है, ठीक है।
तो ऐसा नहीं है, गर्मी अपना पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है जी। लक्ष्य होना चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। एक तरफ से पसीना पोछो, दूसरे तरफ से बोर्ड पूछो, और उसके बाद में फिर यहाँ पर कंसेप्ट को भी लगाओ। घूमने की आजादी, अल्पीकरण की चर्चा, घूमने की आजादी, सब कुछ ठीक ठाक। चलिए नोट में बात लिख लीजिएगा कि कितने मौलिक अधिकार है। तो टोटल मौलिक अधिकार जो है ना आपका, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट, वह टोटल 6 गो है, ठीक है, 6 गो है। वर्तमान में बहुत बोल रहे हैं वर्तमान में, लेकिन इससे पहले जो है ना क्या था, संपत्ति का अधिकार 7वां अधिकार था, लेकिन इसको हटा दिया गया है संविधान का 44वां संशोधन द्वारा, ठीक है। लिख लीजिए मौलिक अधिकार, और क्या लिखिएगा, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में समाप्त, वर्तमान में क्या हो गया है, तो वर्तमान में समाप्त कर दिया गया। और यह कहाँ लिखा गया है, तो 300 के क में क्या है, यह बात लिखी गई है। यह कब किया गया जी, तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में समाप्त, और यह कब किया गया, तो 44वां संशोधन, ठीक है। संविधान का 44वां संशोधन किया गया कब, तो 1978 में किया गया, 1978 में, ठीक है। और लागू कब होता है, तो लागू जो है ना 1979 में लागू होता है, ठीक है। उसी तरह से लिख लो पहला 42वां संशोधन जो है ना, 42वां संशोधन कब होता है, तो 42वां संशोधन 1976 में, लेकिन लागू कब होता है, तो लागू जो है ना 1977 में होता है। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा का मिस्टेक करिएगा तो समाप्त हो जाइएगा। संविधान का मैग्ना कार्टा, ठीक है, संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो संविधान का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा, ठीक है, मैग्ना कार्टा जो है ना, मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो संविधान का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार को ही कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, यह कहाँ से लिया गया है जी, यह जो है ना अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यह कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है, संविधान का मैग्ना कार्टा। इसे तो हम बता ही दिए विदेशी स्रोत, फिर भी बताते चलते हैं। तो संविधान का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार को कहा जाता है। उसके बाद में आर्टिकल नंबर क्या लिख लीजिएगा, तो आर्टिकल नंबर मेरे दोस्त लिख लीजिए 14, ठीक है। 14 में क्या लिखा गया है, तो विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण की बात कही गई है, ठीक है। तो ध्यान से समझते चलेगा, विधि के शासन की बात जनरली लिखो ना, विधि का शासन, विधि का शासन की बात कहां पर है, तो विधि का शासन की बात जो है ना आर्टिकल नंबर 14 में लिखा गया है। और 14 के ए में क्या लिखा गया है, तो 14 के ए में लिखा गया है ना कि विधि के समक्ष समानता, और 14 के दो में लिखा गया है विधि के समान संरक्षण, ठीक है। 14 हो गया, और 14 के ए लिखो। 14 के ए में क्या लिखा गया है, आर्टिकल 14 के ए बोल रहे हैं जी, आर्टिकल 14 के ए में क्या लिखा गया है, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष क्या हो गया, तो विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता की बात कहां पर है, तो विधि के समक्ष समानता की बात आर्टिकल 14 में है। और उसके बाद में आर्टिकल 14 के बी में लिख लीजिए, इसमें क्या लिखा गया है, विधि के समान संरक्षण, विधि के समान, विधि के समान संरक्षण, ठीक है, विधि के समान संरक्षण, समझ में आई बात। तो विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष समान, विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष संरक्षण, ठीक है। विधि के समक्ष समानता यह कहां से लिया गया है, मतलब रूल के सामने सब क्या है, बराबर है, और सब रूल का क्या करेगा, समान फॉलो करेगा, समझ में आई बात। संरक्षण की बात कही गई है आर्टिकल नंबर 14 में, 14 के बी में, ठीक है। विधि के समक्ष समानता कहां से लिया गया है, तो यह यूके से लिया गया है। और विधि का समान संरक्षण कहां से लिया गया है, तो यह अमेरिका यूएसए से लिया गया है। तो यह लिख लीजिए यूके यूनाइटेड किंगडम, और यहां पर यूएसए लिख लीजिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो विधि के समान संरक्षण यूएसए से लिया गया और विधि के समक्ष समानता यूके से लिया गया है। उसके बाद में शैक्षणिक संस्थान की चर्चा कहां पर है, तो आर्टिकल नंबर 15 यहां लिखे, आर्टिकल नंबर 15, 15 में क्या है, शैक्षणिक संस्थान की चर्चा, शैक्षणिक, शैक्षणिक संस्थान, शैक्षणिक संस्थान की चर्चा, ठीक है, शैक्षणिक संस्थान की चर्चा। अर्थात इसमें कहा गया है ना 15 के ए में कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर आप जो है ना भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जन्म, लिंग आदि के आधार पर क्या कर सकते हैं, यह जो है ना भेदभाव नहीं कर सकते, समझ में आई बात। तो शैक्षणिक संस्थान में 15 के ए में क्या लिखा गया है, तो यही बात लिखा गया है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। और यह सवाल आई हुई है, इसीलिए बार बार बोलते हैं। यह सवाल तो इस बार बिहार दरोगा में भी पूछा था जी कि विधि का शासन की चर्चा भारतीय संविधान में किस में है, तो आर्टिकल नंबर 14 में है। और यह शैक्षणिक संस्थान की चर्चा केवल भारतीय को, केवल भारतीय को, ठीक है, यह किसको मिलेगा, तो केवल जो है ना भारतीय को मिलेगा। मिटारे इधर, बोलिए, केवल किसको मिलेगा, तो भारतीय को मिलेगा। ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है।
केवल किसको मिलेगा, तो केवल जो है वह भारतीय को शैक्षणिक संस्थान की बात मिलेगी, मतलब कि चर्चा की बात कही गई है। ठीक है, चलिए उसके बाद में क्या बताए तो बताता हूं 15 वाला शैक्षणिक संस्थान की चर्चा। ठीक है, 15 के ए में क्या लिखा गया है, तो आर्टिकल 15 के ए में लिखा गया है कि धर्म जाति लिंग के आधार पर जो है वह भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, लिख लो, धर्म हो गया, जाति हो गया, धर्म जाति लिंग, ठीक है, के आधार पर भेदभाव नहीं, ठीक है, आधार पर भेदभाव नहीं, ठीक है, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में 15 के 3 लिख लो, आर्टिकल नंबर 15 के 3, ठीक है, महिलाओं को क्या है, विशेष आरक्षण की बात कही गई। ठीक है, महिलाओं में क्या होगी जी, विशेष आरक्षण की बात कही गई, अर्थात राज्य महिलाओं एवं बच्चों का विशेष प्रावधान का बात कहा गया है 15 के 3 में। तो लिख लो, राज्यों में महिलाएं एवं बच्चे के लिए विशेष प्रावधान, समझ में आई बात। यह आर्टिकल नंबर 3 में 15 के 3 में लिखा गया है। बच्चा जो है ना जनरली 15 वाला ही पढ़ करके निकल जाता है। और उसके बाद में आर्टिकल नंबर 15 के 6 इंपॉर्टेंट है जी, आर्टिकल 15 के 6, इसमें क्या लिखा गया है, तो संविधान का 103वां संशोधन किया गया, जिसमें बोला गया ना कि ईडब्ल्यूएस को शैक्षणिक संस्थान में 10% आरक्षण की बात। ठीक है, लिख लो, 15 के 6 में क्या लिखा गया है, तो 103 संविधान संशोधन द्वारा ईडब्ल्यूएस को शैक्षणिक संस्थान में 10% आरक्षण, ठीक है, 10% आरक्षण की बात जो है ना यह 15 के 6 में लिखा गया है। समझ में आई बात। और 16 के 6 में क्या लिखा गया है, यही नोट में बात डाल करके लिखेंगे, क्योंकि बच्चा जो है ना कंफ्यूजन में सीधे पड़ता है इसमें और इसमें। ठीक है, और 16 के 4 में यह तीनों मेरे दोस्त ब्रह्मा जी का लकीर समझ करके याद रख लेना, मेरा बात मानना, ब्रह्मा जी का लकीर समझ करके और याद रख लेना। ठीक है, सवाल यहां से फंसा देगा और अब फंस जाइएगा। ठीक है, 16 के 4, 15 के 3, 15 के 6, 16 के 6, यह 4 आर्टिकल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पूछता है। तो 16 के 6 में क्या लिखा गया है, तो 16 के 6 में लिखा गया है ना कि पिछड़े वर्ग को नौकरी में 10% आरक्षण की बात है, नौकरी में 10% आरक्षण की बात आर्टिकल 16 के 6 में। आर्टिकल 15 के 6 में क्या लिखा गया है, ईडब्ल्यूएस को संविधान का 103वां संशोधन किया गया और बोला गया कि शैक्षणिक संस्थान में 10% आरक्षण की बात है। ठीक है, समझ में आई बात। 15 के 3 में क्या लिखा गया है, राज्यों जो है ना महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करेगी। ठीक है, यह 15 के 3 में लिखा गया है। 16 के 4 में लिखा गया है ना आरक्षण की बात कही गई है, नौकरी में आरक्षण। ठीक है, यह कहाँ लिखा गया है, तो 16 के 4 में, ध्यान से समझ लो। ठीक है, तो 16 के 6 में क्या लिखा गया है, तो 16 के 6 में लिख दे क्या, आरक्षण 10%, पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण की चर्चा। पिछड़े वर्ग को नौकरी में, मैंने तो नौकरी लिखवे नहीं किए, नौकरी में 10% आरक्षण की चर्चा। ठीक है, 10% आरक्षण की चर्चा कहाँ लिखा गया है, तो यह संविधान के 16(6) में लिखा गया है, आर्टिकल 16 के 6 में लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद में 15(3), 15(6), 16(6) और बगल में यहां पर लिख दूं आर्टिकल नंबर 16 के 4 में क्या लिखा गया है, तो आर्टिकल नंबर 16 के 4 में लिखा गया है ना नौकरी में आरक्षण की बात कही गई है। ठीक है, कि नौकरी में आरक्षण एससी को कितना मिलेगा और एसटी को कितना मिलेगा, लिख लो। ठीक है, नौकरी में आरक्षण, ठीक है, नौकरी में आरक्षण, समझ में आई बात। कहां पर, तो 16 के 4 में पिछड़े वर्ग को 10% नौकरी, पिछड़ा वर्ग कहेगा 10%, तो 16 के 6 शैक्षणिक संस्थान में ईडब्ल्यूएस को। ठीक है, तो 103 संविधान संशोधन 15(6), यह वाला 4 आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अच्छा से पढ़ लीजिए। नौकरी में आरक्षण, जैसे कि एससी को जो है ना 15% और एसटी को कितना मिलेगा, तो एसटी को जो है ना शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्रायल, तो यह 7.5%, साफ से लिखे, शेड्यूल कास्ट को 15% और शेड्यूल ट्रायल को 7.5%। और इसी के लिए क्या बनता है, आयोग बनता है। अभी बताते हैं, 16 हमको बताना है, अभी तो 15 ही बता रहे हैं। आर्टिकल नंबर देखो 16, अनुच्छेद नंबर कितना, तो अनुच्छेद नंबर 16 में क्या लिखा गया है, तो 16 में लिखा गया है ना लोक नियोजन में समानता। ठीक है, लोक नियोजन
लोक नियोजन में क्या है, तो लोक नियोजन में समानता की बात कही गई है, लोक नियोजन में समानता, ठीक है, लोक नियोजन में समानता, आर्टिकल नंबर 16 और 16 में लिखा गया लोक नियोजन में समानता। 16 के 6 में क्या लिखा गया और 16 के 4 में क्या लिखा गया, दोनों इंपॉर्टेंट है, तो बता ही दिए। नौकरी में आरक्षण 16 के 4 और उसके बाद में 16 के 6 में क्या है, पिछड़े वर्ग को 10% नौकरी में, पिछड़े वर्ग को 10% नौकरी में आरक्षण, ठीक है, 10% आरक्षण लिखा गया। दोबारा पिछड़े वर्ग को 10% नौकरी में आरक्षण की चर्चा 16 के 6 और 103 संविधान संशोधन 15 के 6 में क्या लिखा गया है, तो ईडब्ल्यूएस को शैक्षणिक संस्थान में 10% आरक्षण, बार बार बोल रहे हैं कि ताकि आप बात को समझ पाए, ठीक है, बोलिए। उसके बाद में और मिटा रहे यहाँ पर, ठीक है, सुनो मैं लिखना क्या चाहता हूं से थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अब इसके लिए जो है ना आरक्षण के लिए क्या बनता है, आयोग बनती है, ठीक है, जैसे काका के लेकर आयोग और उसके बाद में अगला है वो वीपी मंडल आयोग, ठीक है, वीपी मंडल आयोग, यह दोनों जो है ना आरक्षण को लेकर के बनती है, ठीक है। तो लिख लीजिए आरक्षण के लिए आयोग बनता है, आरक्षण के लिए आयोग बना, आरक्षण के लिए आयोग, आरक्षण के लिए आयोग, आयोग। अच्छा इसकी चर्चा क्या है जी, आरक्षण आयोग की चर्चा कहां पर है, तो आरक्षण आयोग की चर्चा जो है ना, आरक्षण आयोग की चर्चा आर्टिकल नंबर 340 में है, लिख लीजिएगा, ठीक है। आरक्षण आयोग की चर्चा कहां पर है, तो आर्टिकल 340 में। आरक्षण के लिए आयोग पहला हो गया आपका काका के लेकर, ठीक है, काका का लेकर, काका का लेकर आयोग, ठीक है, काका का लेकर आयोग, ठीक है। यह कब आता है जी, तो आता है आपका आया आपका 1953 में, लेकिन जवाब दिया, ठीक है, आया 1953 में, लेकिन हुआ क्या, यह पारित कब होता है, तो 1955 में, ठीक है, 1955 में। उसके बाद में दूसरा वीपी मंडल आयोग, वीपी मंडल आयोग, ठीक है, वीपी मंडल आयोग, इसमें क्या है, तो इसमें जो है ना यह आता है 1978 में। आया कब, तो 1978 में आया, और पारित कब होता है, तो पारित जो है ना वह 1980 में होता है। सीधे लिख लीजिए, डेट उठ पूछ सकता है, ठीक है। वीपी मंडल आयोग, इसमें क्या बात हुई, तो इसमें बात हुआ ना कि इसमें क्या होता है, तो इसमें कहा जाता है ना वीपी मंडल आयोग में कि आप जो है क्या कर सकते हैं, आप जो है एससी को दे सकते हैं कितना, 15% आरक्षण, एसटी को दे सकते हैं 7.5% आरक्षण, और उसके बाद में ओबीसी को, अदर बैकवर्ड कास्ट को कितना दे सकते हैं, तो 27% क्या कर सकते हैं, आरक्षण दे सकते हैं। समझ में आई बात, बोलिए, समझ में आ रही है यह बात की बाउंस कर रहा है सब, बोलो। तो वीपी मंडल आयोग आया 1978, पारित हुआ 1980, लेकिन इसी में क्या होता है, तो इसी में इंदिरा साहनी केस हो जाती है 1992 में, और कहा जाता है ना कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है, विशेष परिस्थिति में ऐसा संभव है, ठीक है, कि विशेष परिस्थिति में क्या कर सकते हैं, तो आरक्षण की सीमा जो है ना वह 50% से बढ़ा सकते हैं, ठीक है, 50% से बढ़ा सकते हैं विशेष परिस्थिति में, लेकिन ऐसे आप जो है नहीं बढ़ा सकते हैं। समझ में आई बात, तो ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। चलो, आया का वीपी मंडल आयोग 1978 और पारित होता है 1980 में। नोट में बात लिख लीजिएगा, जो आपको बताए हैं वही बात को लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखते हैं, तो 1990 में वीपी सरकार जो है, वीपी सरकार, ठीक है, वीपी सरकार केस किया, ठीक है, केस किया, जिसमें एससी को 15% आरक्षण, एसटी को 7.5% आरक्षण, और ओबीसी को जो है ना कितना 27% आरक्षण की बात कही गई। ओबीसी को कितना कहा गया, 27%, इसको जोड़ो ना, 15 और 7.5 22, और यहाँ पर 23, मतलब कि 50 के लगभग में हो ही गया, ठीक है। और उसके बाद में देखो इंदिरा साहनी केस होता है कब, तो इंदिरा साहनी केस जो है ना, इंदिरा साहनी केस किससे संबंधित है, यह 1992 में होता है जी, ठीक है। इंदिरा साहनी केस वीपी सरकार केस करते 1990 में, यह सब आपका आरक्षण से संबंधित केस है, सीधे रख लीजिएगा याद, ठीक है। इंदिरा साहनी 1992 में केस कहते हैं, और कहते हैं ना कि विशेष परिस्थिति में आरक्षण 50% से क्या होगा, तो 50% से अधिक होगी, लेकिन ऐसे नहीं होगा। और क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर कहने का मतलब है कि जिसका सालाना इनकम जो है ना वह 8 लाख से ज्यादा है तो उसको आरक्षण नहीं मिलेगी, और 8 लाख से कम है तो उसको आरक्षण मिलेगा। यह क्रीमी लेयर की बात कही गई है, ठीक है। तो 1990 में वीपी सरकार केस किया, जिसमें एससी 15%, एसटी 7.5 और ओबीसी जो है ना 27%। इंदिरा साहनी जो है ना क्या कर देते, 1992 में केस कर देते, और उसके बाद में कहते हैं ना कि
1900 उसके बाद कहते हैं ना कि विशेष परिस्थिति में जो है यह संभव है, लेकिन ऐसे संभव नहीं है। बात समझ में आ रही है कि सब बाउंस कर रहा है? बोलिए। आरक्षण के लिए 2 आयोग बनती है, पहला काका के लेकर समिति और दूसरा वीपी मंडल आयोग। काका के लेकर बना 1953 में, पारित हुआ 1955 में। वीपी मंडल आयोग बनता 1978 में, पारित होता 1980 में। ठीक है, 1990 में यही वीपी सरकार कहते हैं ना कि शेड्यूल कास्ट मतलब एससी के लिए 15% आरक्षण होगी, एसटी के लिए 7.5% आरक्षण होगी। ठीक है, और ओबीसी के लिए क्या होगा? 27% आरक्षण होगी। लेकिन इंदिरा साहनी केस में कहा गया ना कि ना 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 ऐसा ना होता। ठीक है, विशेष परिस्थिति में 50% से आरक्षण हो सकता है ज्यादा, लेकिन ऐसे नहीं होगा। बात समझ में आ रही है बात? और क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं मिलेगी। ठीक है, क्रीमी लेयर को क्या होगा? आरक्षण नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई? बोलिए। अब जो है ना क्या बताना है, तो अब जो है ना भारतीय संविधान में किसको किसको जो है ना कौन सा आर्टिकल केवल भारतीय को मिलेगा। ठीक है, यह बात पूछता है। स्वर्णिम जो है ना त्रिभुज में कितने आर्टिकल आते हैं? ठीक है, मिटा दें। बोलिए, ध्यान से समझते चलिए, पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे और आपको फेल करा करके चले जाएंगे जी, इसीलिए बोल रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 16 तक तो समझ में आ गई, कोई दिक्कत? बोलिए। इतना बात समझ रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो देखो, हम भी चाहते तो क्या हो जाता, नमूना नमूना पढ़ा करके आर्टिकल निकल जाते। यह सब बात अंदर की नहीं बताते, और क्वेश्चन पूछेगा अंदर से तो बाउंस कर जाएगा आपको। ठीक है, देखो अधिकार टोटल कितने हैं? मौलिक अधिकार तो 6 है। और मौलिक अधिकार कौन कौन है? तो लिख लो। मौलिक अधिकार कौन कौन है? तो मौलिक अधिकार टोटल 6 है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है ना वह समाप्त हो गया है। ठीक है, संविधान का 44वां संशोधन 1978 में किया गया और लागू होता है 1979 में। ठीक है, और इसको कब कहां पर रखा गया है? तो आर्टिकल संख्या 300 के ए में रखा गया है। ठीक है, तो कौन कौन हो गया? पहला लिख लो, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहां से कहां तक है? तो लिख लो 14 से 18 तक। उसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार, यह कहां से कहां तक है? आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के 22 तक। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह कहां से कहां तक है? तो 23 से लेकर के 25 तक है। ठीक है, उसके बाद में चौथा, अंतःकरण की स्वतंत्रता। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता, शैक्षणिक संस्थान की चर्चा। ठीक है, ऐसे लिखो ना, धार्मिक स्वतंत्रता 26 से लेकर के 28 तक। उसके बाद में शैक्षणिक मतलब शिक्षा, शैक्षणिक संस्थान की स्वतंत्रता। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान लिखो ना, अल्पसंख्यक। ठीक है, शैक्षणिक संस्थान की स्वतंत्रता 29 एवं 30 में। और उसके बाद में 31 में क्या लिखा गया? संपत्ति का अधिकार समाप्त हो गया। और उसके बाद में और क्या लिखेगा? संवैधानिक उपचार। ठीक है, संवैधानिक उपचार आर्टिकल नंबर 32 में। ठीक है, और यहाँ छठा में तो जनरली संपत्ति का अधिकार था, आर्टिकल नंबर 31 में यह बात हटा दिया गया है और इसको हटा करके 300 के कम में रखा गया। संविधान का 44वां संशोधन किया गया था 1978 में। ठीक है, उसके बाद में और नोट में बात लिखते चलिए। सब सवाल पूछता है कि मौलिक अधिकार का हनन होता है तो क्या आप रिट जारी कर सकते हैं? क्या आप कहीं जा सकते हैं? तो हाँ, जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी, और उसके बाद में आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जाइएगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? आपको 5 जो है ना रिट जारी करेगा। ठीक है, जबकि हाई कोर्ट 6 गो रिट जारी करता है। यह बात लिख लीजिए। और किस आर्टिकल के तहत जा सकते हैं? लिखो, मौलिक अधिकार का हनन होने पर क्या कर सकते हैं? तो मौलिक अधिकार का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 226। ठीक है, 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने पर क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट जाने पर मेरे दोस्त 5 प्रकार की रीट जारी करेगा, जबकि हाई कोर्ट 6 प्रकार की रीट जारी करता है। ठीक है, यदि मान के चलो आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है,
ठीक है, तो आपको क्या करेगा, आपको सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रीट जारी करेगा। हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाइए और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट जाइएगा तो क्या होगा, आपको 5 प्रकार की रीट जारी करेगा। और 5 प्रकार की रीट क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करता है, 5 प्रकार के रीट जारी करता है, ठीक है, जारी करता है। और 5 प्रकार के रीट वह है कौन कौन, तो पहला लिख लीजिए हाबियस कॉर्पस, ठीक है, हाबियस कॉर्पस, इसको क्या बोलते हैं जी, परमादेश। उसके बाद में बंदी प्रत्यक्षीकरण को हाबियस कॉर्पस बोला जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हाबियस कॉर्पस इसको बोला जाता है इंग्लिश में जी, हाबियस कॉर्पस, ठीक है, हाबियस कॉर्पस, समझ में आई बात। परमादेश, परमादेश, इसको मेंडेमेस बोला जाता है, मेंडेमेस, ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है परमादेश। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हाबियस कॉर्पस इस इंग्लिश वर्ड है जी, मेंडे, परमादेश। उसके बाद में अगला और क्या हो गया, अधिकार परीक्षा, अधिकार कोबरेंटो, अधिकार परीक्षा लिखो ना, अधिकार परीक्षा, इसको बोलते हैं कोबरेंटो, ठीक है, इंग्लिश वर्ड है। चौथा उत्प्रेषण, और उसके बाद में 5वां उत्प्रेषक। और नोट में लिख लो, इसके अलावा हाई कोर्ट एक और रीट जारी करता है, एक और रीट जारी करता है, समझ में आई बात। हाई कोर्ट क्या करता है, एक और रीट जारी करता है, समझ में आई बात। तो यह सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के क्या करेगा, रीट जारी करेगा। और नोट में एक और बात लिख लो, पहला हो गया। दूसरा कि आर्टिकल नंबर 14, 15, ठीक है, 15, 16, 19, 29 और 30 जो है ना, यह किसको मिलेगा, तो यह केवल जो है ना भारतीय को मिलता है, ठीक है। तो अनुच्छेद नंबर आर्टिकल लिख लो 15, 16, 19, ठीक है, 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीयों को मिलता है, केवल भारतीय को मिलता है, ठीक है, केवल भारतीय को क्या होता है, यह मिलता है। उसके बाद में 15, 16, 19, 29, 30 यह किसको मिलता है, तो केवल भारतीय को मिलता है। उसके बाद में 14 हो गया, उसके बाद में 14, 21, 14, 16, 21 जो है ना, यह उसमें आते हैं। तो यह जो है ना आपका आता है त्रिभुज में, स्वर्णिम त्रिभुज में आते, लिखेंगे अभी आगे पढ़ाने तो दो, ठीक है। चलिए उसके बाद में अगला हेडिंग लगा लीजिए, 16 हो गया आर्टिकल नंबर 17, छुआछूत का अंत, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल नंबर 16, 17 में। और आर्टिकल नंबर 18 में क्या लिखा गया है, उपाधियों का अंत, मिटा दें। चलिए आर्टिकल नंबर 17, बात समझ में आ रही है तो धन्यवाद। यह सब तो अपना लैंग्वेज है जी, ठीक है, बोलिए। आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल 17 में क्या लिखा गया है, अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। 17, ठीक है, चलो अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, का अंत यह किसमें है, तो आर्टिकल नंबर 17, अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत, ठीक है, छुआछूत का अंत हो गया। मतलब ऐसा नहीं, सुनो, छुआछूत का अंत इसमें लिखा गया है ना कि आप जो है ना किसी को जाति के आधार पर, ठीक है, या आप जो है ना महिला और पुरुष के आधार पर या SC ST के आधार पर क्या कर सकते, उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं, तो भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं, समझ में आई बात। और इसी सब को रोकने के लिए क्या होता है, तो 1989 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए कानून बनता है 1989 में। और इसमें लिखा गया ना कि यदि कोई ऐसा करता है, ठीक है, अनटचेबिलिटी आती है, तो क्या होगा, पुलिस जो है ना बिना उससे पूछे हुए गिरफ्तार कर लेगी, बात खत्म, ठीक है, छुआछूत का अंत, ठीक है। इसके लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 1989 में कानून बनता है, ठीक है, कानून बनता है, समझ में आई बात,
कानून बनता है तो छुआछूत का अंत। आप छुआछूत पर भेदभाव नहीं कर सकते कि तुम जो है ना एससी हो एसटी हो तो ऐसा करिएगा तो फंस जाइएगा। 1989 में एक्ट बनाया गया और कहा गया कि ऐसा कोई करता है ना तो पुलिस बिना पूछे हुए प्रशासन जो है ना गिरफ्तार कर लेगी। अभी तो गाना फेमस हो गया है जी कि नाम धर दोगी तो प्रशासन नहीं छुएगा। ठीक है, आप जाइए ना, प्रशासन आपको बुला रही है। ठीक है, उसके बाद में आर्टिकल नंबर 18 उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। ठीक है, उपाधियों का अंत, सराय बहादुर, राय बहादुर, ठीक है, यह सब अपने नाम में नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, बोलो उपाधियों का अंत। जैसे कि ऐसा नहीं लिख दीजिएगा कि भारत रत्न जो है ना अब्दुल कलाम, तब तो दिक्कत हो जाएगी, समझ में आएगा। भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ऐसा आप नहीं लिख सकते। ठीक है, तो सराय बहादुर, राय बहादुर, नाइटहुड, यह सबकी उपाधि का अंत लिख लो एग्जाम्पल में। सराय बहादुर, ठीक है, राय बहादुर लिखो, सराय थोड़ी होता, राय बहादुर हो गया, राय बहादुर। ठीक है, उसके बाद में नाइटहुड, ठीक है, नाइटहुड। ठीक है, उसके बाद में भारत रत्न, भारत रत्न, ये सभी अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं, अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, नहीं लगा सकते हैं। और उसके बाद आर्टिकल नंबर 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी। सुनो, अभिव्यक्ति की आजादी, इसमें क्या लिखा गया है? तो अभिव्यक्ति कहने का अर्थ है ना कि आपको आजादी दिया गया है कि आप जो है ना नेताजी का पुतला दहन कर दीजिए। ठीक है, मान के चलिए कि चाचा आपका चुनाव जीत गए। ठीक है, कफन छाप से सपोज, ठीक है, तो कफन छाप से जीत गए चुनाव, तो आप कह सकते हैं कि मेरे चाचा कफन छाप मुर्दाबाद। ठीक है, और आप जो है ना पुतला दहन कर सकते हैं, यह आपका अधिकार दिया गया है। ठीक है, यदि मान के चलो कि ग्रामीण क्षेत्रों में मुखिया जी क्या कर रहे हैं, तो मुखिया जी जो है ना वह रोड बनवा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, तो आपका दायित्व तो बनता है ना कि आप क्या करिएगा, मुखिया जी से यह आदेश पूछ सकते हैं कि आप बताइए कि रोड जो बन रही है मुखिया जी वह कितना का मसाला लग रहा है। अगर यदि ऐसा नहीं बताते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, तो आप क्या करिए, आप जहां जाना है जाइए। ठीक है, आप इंफॉर्मेशन दीजिए कोर्ट को कि ऐसा जो है ना हमारे हो रही है मोहल्ला में। ठीक है, तब मुखिया जी का जो होना होगा वह होगा। समझ में आ रही है बात? तो आपको क्या है, सूचना का अधिकार है। ठीक है, तो लिख लीजिए अभिव्यक्ति की आजादी। इसमें क्या लिखा गया है? तो इसमें लिखा गया है ना सूचना का अधिकार, इसी में लिखा गया है जी। अभिव्यक्ति की आजादी मतलब कि सूचना का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार किसमें है? तो आर्टिकल नंबर 19 में ही लिखा गया है। बोलिए, समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मान के चलिए कि क्या होता है, मान के चलिए कि यदि आपके मोहल्ला में मुखिया जी क्या कर रहे हैं, रोड की ढलैया करवा रहे हैं, तो आपका दायित्व तो बनता है कि मुखिया जी से प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप बताइए कितने मसाला डाल रहे हैं, एक जो है ना बोरी कितना डाल रहे हैं। तो यह सब बात की बात है, क्या कर सकते हैं आप, उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सीधा सीधी जाइएगा और मुखिया जी से सवाल पूछिएगा, मुखिया जी नहीं बताएंगे तो दंड के भागी होंगे। ठीक है, यह आपका सूचना का अधिकार है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। तो सूचना प्राप्त करने का अधिकार, और क्या लिखिएगा, किसी का पुतला दहन करने का आजाद, पुतला दहन, पुतला दहन करने की आजादी। और आर्टिकल नंबर 19 के ए में लिखा गया है, तो 19 को ए में लिखा गया है घूमने की आजादी, घूमने की आजादी, बोलो बोलने की आजादी। ठीक है, बोलने की आजादी, समझ में आ रही है बात? बोलने की आजादी, सभा करने की आजादी, बिना हथियार सभा करने की आजादी। आर्टिकल नंबर 19 के दू में लिखो या दू लिखो, हाँ आर्टिकल नंबर 19 के दू में क्या लिखा गया, दू लिखो, बी लिखो, सी लिखो, 19 ए लिखता हूं ऐसे। एक बोलने की आजादी हो गया, उसके बाद में दू में क्या लिखा गया, सभा करने की आजादी। ठीक है, सभा करने की आजादी, सभा करने की आजादी। ठीक है, सभा करने की आजादी। उसके बाद में 19 के 3 में, 19 के 3 में क्या लिखा गया है, तो 19 के 3 में लिखा गया ना बिना हथियार सभा करने की आजादी, बिना हथियार, बिना हथियार, बिना हथियार सभा करने की आजादी, यही में लिखा गया सभा करने की आजादी बिना हथियार के, बिना हथियार के। ठीक है, बिना हथियार के। उसके बाद में 3 में लिखा गया संगठन बनाने का अधिकार। ठीक है, संगठन बनाने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार। आर्टिकल संख्या किसमें है, तो 19 के 3 में है। ठीक है, और यह जो है ना कब किया जाता है, तो यह संविधान का 97वां संशोधन, 97वां संशोधन, संशोधन किया गया जी। संशोधन कब होता है, तो यह 2003 में होता है।
ठीक है। 97वां संशोधन 2003 में होता है और इसमें सहकारी समिति जोड़ी जाती है। ठीक है, सहकारी समिति क्या हो जाती है, जोड़ी जाती है, सहकारी समिति जोड़ी जाती है। और यह बात आर्टिकल नंबर 19 के क्या लिखा गया है, तो आर्टिकल नंबर 19 के सी में लिखा गया है, 43 के बी में लिखा गया है, याद रखिएगा। और उसके बाद में और भाग संख्या 9 के बी में लिखा गया है। भाग जो है ना यह आपका 9 के बी में लिखा गया है। याद रखिएगा कि 97वां संशोधन होता है 2003 में और सहकारी समिति की बात होती है। ठीक है, और यह बात कहाँ पर है, तो यह बात जो है ना संगठन बनाने का अधिकार। ठीक है, यही तो सहकारी समिति में है कि संगठन बना करके क्या करेगा, एक दूसरे को लोन देगा। ठीक है, तो अभी तो बात की बात है, यहाँ तक पहुंचेंगे, संशोधन जब बताएंगे तो। सहकारी समिति की क्या है चर्चा है, 97वां संशोधन किया गया, आर्टिकल नंबर 19 के सी में लिखा गया है यह बात, और 43 के बी में लिखा गया और भाग संख्या 9 के बी में सहकारी समिति की चर्चा है। याद रखना मेरे दोस्त, यह छोटा छोटा बात पूछ सकता है। उसके बाद में 19 के 4 में क्या लिखा गया है, तो 19 के 4 में लिखा गया है आपको घूमने की आजादी, घूमने की आजादी। ठीक है, घूमने की आजादी कहां पर है, तो 19 के 4 में। 19 के 5 में क्या लिखा गया है, तो 19 को 5 में लिखा गया है ना कि संपत्ति खरीदने का अधिकार। ठीक है, घर बसाने का आजाद। ठीक है, व्यापार करने का अधिकार। ठीक है, घूमने की आजादी। उसके बाद में जमीन खरीदने की आजादी, रहने की आजादी, लिख लो, रहने की आजादी, रहने की आजादी, जहां घूम गए तो रह सकते हैं, रहने की आजादी। 19 के 6 में जमीन खरीदने की अधिकार, जमीन खरीदने की आजादी, जमीन खरीदने की आजादी। ठीक है, जमीन खरीदने की आजादी हो गया। और उसके बाद में 19 के 7 में क्या लिखा गया है, तो 19 के 7 में लिखा गया है व्यापार करने की आजादी, व्यापार करने की आजादी। ठीक है, व्यापार करने की आजादी। ठीक है, व्यापार करने की आजादी 19 के 7 में लिखा गया। तो 19 का समझ में आई, अभिव्यक्ति की आजादी। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 20 दोष सिद्ध से संरक्षण, आर्टिकल नंबर 20 दोष सिद्ध से संरक्षण, दोष सिद्ध से संरक्षण। ठीक है, दोष सिद्ध से संरक्षण, बात समझ में आई, दोष सिद्ध से संरक्षण। इसमें लिखा गया है ना कि आपको जो है ना एक दंड के लिए एक सजा मिलेगी। ठीक है, एक दंड के लिए एक सजा। ठीक है, एक दंड के लिए एक सजा की बात कहा गया है आर्टिकल नंबर 20 में। और उसके बाद में लिखा गया है ना कि आप अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं, अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं। ठीक है, नहीं दे सकते है। ठीक है, दोष सिद्ध से संरक्षण, अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते, दोष सिद्ध से संरक्षण, एक दंड के लिए एक सजा, अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद में अगला हो गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, यह जनरली बात जो है ना आपकी में लिखना चाहिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में मिटार दे, बोलो एक दंड के लिए एक सजा, दोष सिद्ध से संरक्षण, बोलो। ठीक है, आर्टिकल नंबर 20 में समझ में आ रही है। देखो 20 और 21 जो है ना, यही आपका जब क्या होगा आपातकाल लगेगा ना, तो आर्टिकल नंबर 20 और 21 जो है वह समाप्त नहीं की जाएगी। और यह बात जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, समझ में आ रही है, तो धन्यवाद। अब जल्द ही क्या करेंगे, क्लास को अंत करेंगे, बस एक आधा आर्टिकल। ठीक है, तो दोष से संरक्षण। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 21 में क्या लिखा गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आप अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं, आप अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते है। ठीक है, नहीं दे सकते, इसके लिए इंदिरा साहनी केस होता है। ठीक है, इंदिरा साहनी बोल रहे हैं, विशाखा गाइडलाइंस यह केस होता है जिसमें कहा जाता है ना कि रोकथाम करने के लिए, मतलब कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न रोकथाम करने के लिए होता है विशाखा गाइडलाइंस। पट्टा स्वामी केस में क्या बोला गया, ठीक है, परमानंद स्वामी केस में क्या बोला गया, उसके बाद में MC मेहता केस में क्या बोला गया, उसके बाद में बाबा रामदेव केस में क्या बोला गया, तो यह कल बता देंगे मेरे दोस्त। गर्मी ज़्यादा लग रही है इसलिए हम क्या करते हैं, क्लास को अंत करते हैं। यहीं पर बताइए कि क्लास जो है ना वह आपको कैसा लगे। ठीक है, हम अपने तरफ से बेस्ट प्रयास किया है, जल्दी छोड़ दिए, कोई बात नहीं, तब तक के लिए बना रहिएगा। और जाते जाते वही कि सिलेक्शन सीरीज या जीके जीएस की अंतिम की लोगी समझ में आ रही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।